और भेज दिया। सर इसका आंसर मैच नहीं हो रहा, थोड़ा देखिए ना। तो ये चेक करो क्या ये पीएमएफ है, पीडीएफ है, क्योंकि लिखने में मिस्टेक्स भी हो जाते हैं ना, जो टाइप कर रहा है वो भी गलती कर देता है। बस ये चेक करो ये पीडीएफ है कि नहीं है। तो सी एक्स वन माइनस होगा एक्स होगा, या सी एक्स वन माइनस वाई होगा, या सी वाई वन माइनस एक्स होगा, क्या है? तो जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड ओवर जो भी रेंज दे रखा है पीडीएफ है। मीन बाद में निकलेगा, पहले पीडीएफ है कि नहीं वो देखना है। टाइपिंग मिस्टेक्स पे लोग करते हैं, जैम में ऐसा नहीं होगा लेकिन इन सब में होगा। चेक करो भाई, डबल इंटीग्रल सी एक्स वन माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। चलो या पहले डी वाई डी एक्स करोगे, डी वाई डी एक्स कर लो, इजी रहेगा। ठीक है, डी वाई डी एक्स में ये पहले वाई का लिमिट लेते हैं। तो वाई का लिमिट है एक्स टू वन, और एक्स का लिमिट है फिर 0 to 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 to 1 हो जाएगा। अच्छा ये ज्वाइंट तुम लोगों ने पढ़ा है क्या अभी? मतलब शुरू ही किया ना हमने अभी? ओके ठीक है, लाइक तुम लोग वहाँ ज्वाइंट बता दिया, सो ठीक है इसको करते हैं। 1 रखो इसको। अच्छा सी निकालने के तो 1 ऐसे भी सी निकालना ही पड़ता तुम्हें। तो इंटीग्रेटेड सी तो बाहर रख दो, x इंटू वन माइनस एक्स, इसको भी इससे बाहर कर लो, x टू वन वन डी वाई। 12 आएगा पहले सर। क्या आएगा? 12 है। ओके ओके, जीरो से 1। तो हो गया तुम्हारे पास सी टाइम। अब तुम सॉल्व तो कर ही लोगे, चलो मैं मान लेता हूँ सही कह रहे हो। तो यहाँ 1 माइनस एक्स अगेन आ गया। तो अब इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है। कैसे करते हो? बीटा फंक्शन से, बीटा से भी हो जाएगा है ना। ये है 2 माइनस 1, ये है 3 माइनस 1। सो क्या हो जाएगा? बीटा 2 3। सो सी टाइम बीटा 2 3 इज 1। बीटा 2 3 कितना होता है? सो बीटा 2 3 मतलब हो गया सी बीटा गामा 2 गामा 3, मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ, गामा 2 गामा 3 अपन गामा 5 is 1. So C time gamma 2 is 1 factorial, gamma 3 is 2 factorial, gamma 5 is 4 factorial, 1. तो C तो यहाँ से 12 आ रहा है, 12 आ रहा है या 1/12 आ रहा है? चेक करो मैंने कहाँ गलती किया। 12 भी आएगा। 12 भी आ रहा है उसके बाद। तो 12, अच्छा 12 बता रहे हो तुम, ठीक है ओके। चलो और भी तरीके हैं इंटीग्रेट करने के। तो 12 आ गया, ओके फाइन, C is 12। अब क्या दिक्कत है? बोला EX निकालो, तो EX निकालो, क्या प्रॉब्लम है? सो EX इज, देखो एक तरीका होता है कि पहले तुम मार्जिनल निकालो फिर करो। तो कैसे करना है? तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। ये मार्जिनल निकाला, पहले मार्जिनल निकाल लो x का। तो मार्जिनल निकालोगे, सो मार्जिनल सिखाया कि नहीं सिखाया? बताया था लास्ट क्लास में। हाँ सर। हाँ थोड़ा बताए थे तो। हाँ तो बताओ डेफिनेशन क्या है? अगर मुझे ज्वाइंट से मार्जिनल चाहिए x का तो क्या करेंगे? आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बाकी लोगों को सुनाई दे रही है ना? आप चेक करो ऑडियो एक बारी, साउंड बढ़ाओ जिनको आवाज नहीं आ रही है। सरोज, बाकी लोगों को तो आ ही रही है ना आवाज? यस सर। हाँ अच्छा ठीक है। सो
ओके तो अब क्या हमारे पास जॉइंट मेरे पास है, मुझे मार्जिनल चाहिए, तो क्या करेंगे, जॉइंट वाले को इंटीग्रेट कर देंगे इसके रेस्पेक्ट में, y के y y के रेस्पेक्ट में। y की लिमिट यहाँ देख लो क्या है, सो y की लिमिट यहाँ x to 1 है, तो ये ग्राफ से भी कर सकते हो ऐसे भी, सो x to 1 है, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो x to 1 हमने पहले क्या किया था, हमने पहले dy में यहाँ भी x to 1 लिया था, ओके ठीक है, तो इसलिए हो जाए ना, c x 1 माइनस x dy था, जो सिंप्लीफाई करोगे सी एक्स 1 में से बाहर हो गया, तो ये वही आएगा सी एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो अब तुम्हें ई एक्स चाहिए, तो ई एक्स आपका हो गया एक्स टाइम मार्जिनल ऑफ एक्स, और यहाँ एक्स की वैल्यू 0 से 1 में होगी, तुम आप देख पा रहे हैं। सो ये पीडीएफ हुआ, और विथ दिस ओके, जब x 0 से 1 में, यहाँ तब है जब x 0 से 1 में, एंड 0 अदरवाइज लिखते हैं ना हम लोग, 0 अदरवाइज। सो लिमिट x का 0 to 1, सो फाइनल कुछ ऐसा आ गया, मल्टीप्लाई कर लो इसको इसके साथ x को, सो सी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स 0 to 1। अब गामा लगा लेते हैं, तो ये बाहर, और x की पावर 3 माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 1, 0 to 1 डी एक्स। सो सी तो पता है हमें, बाद में पुट कर लेंगे, सी तो हमने कैलकुलेट किया 12 है, और ये हो जाएगा बीटा 3,3, तो 12 टाइम गामा 3 गामा 6, so this is 12 upon 2 factorial 2 factorial 5 factorial 5 factorial 120। क्या दिक्कत है इसमें, अब क्या आंसर है इसमें, बुक इसमें क्या दे रखा है, बस हाँ यही सर आंसर है। यही आंसर है। ठीक है। बीटा फंक्शन पढ़ा दोनों, बीटा फंक्शन सबने बताया होगा, गामा फंक्शन बीटा फंक्शन मैथ्स में। यस सर। हाँ ठीक है सर एक मेरा क्वेश्चन एक लिखिए। बार नीचे कीजिए ना, जी, एक लिखना बार है। नीचे कीजिए। हाँ हाँ देखिए एक बारी, यहाँ से स्टार्ट किए थे हमने, पहले सी फाइंड किया, एंड देन ओके सर। ठीक है। हाँ जी बताओ, क्या आगे क्या डाउट है। सर मेरा क्वेश्चन है कि x1 x2 x3 3 इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म 0 1 को फॉलो कर रहा है, तो निकालना एक्सपेक्टेशन आप log x1 बटा के log x1 x2 x3 का होल स्क्वायर। आगे बताओ, आगे ये आईआईडी है, mxt मतलब mxt इक्वल टू दोबारा बोल दोबारा, mxt इज इक्वल टू mxt, हाँ इज इक्वल टू 1 माइनस 3 की पावर t1 नहीं है, t है सर, हाँ 1 होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर। तुम्हारी आवाज एक्चुअली नहीं आ रही है अभी, ये सब क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर का तो अभी डिस्कस करेंगे ही हम। तो ये देखें लास्ट क्लास में क्या किया था हमने, एक मिनट, लास्ट क्लास तक कहाँ पे थे, तो मैं देख लेता हूँ।
फिर उसको हम अभी कंटिन्यू करते। लास्ट क्लास में क्या बताए थे? ज्वाइंट एमजीएफ हो गया था। आज मार्जिनल सीडीएफ होगा, मार्जिनल सीडीएफ, मार्जिनल पीडीएफ, एमजीएफ ओके, और कंडीशनल। हाँ ये सब हमने कर दिया, इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा निकाल किया है। अभी वो क्वेश्चन जैम का मैं खुद ही कराऊंगा, जो टॉपिक करा दिया उसको ढूंढ के अभी करेंगे क्वेश्चन जैम से। सो मार्जिनल पीएमएफ, मार्जिनल पीडीएफ, ये सब हो गया है। अभी मार्जिनल सीडीएफ बाकी, मार्जिनल एमजीएफ निकालना है। ओके देखो, फिर कंडीशनल। तो मार्जिनल सीडीएफ तब भी मैंने बताया होगा, जस्ट रिपीटेशन होगा अभी तो। ये जो पिछले आज का ये है ना। चलो अभी थ्योरी कंटिन्यू करते हैं, फिर इसमें प्रीवियस ईयर में आऊंगा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अभी क्या है, जैसे ज्वाइंट सीडीएफ हमने डिफाइन किया था, तो दिस इज एफ एक्स वाई है ना, एक्स कॉमा वाई। सो ये था कि डेफिनेशन पता है, क्या डेफिनेशन है इसका? कैसे डिफाइन करते हो तुम लोग? x लेस देन स्मॉल x कॉमा y लेस देन। ओके, तो ये आपका है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब देखो इसमें क्या है कि मुझे ज्वाइंट मार्जिनल सीडीएफ चाहिए, मुझे चाहिए मार्जिनल सीडीएफ ऑफ एक्स, मतलब एफ एक्स ऑफ एक्स। ये डेफिनेशन आप इसका ऑलरेडी जानते हो, मुझे ज्वाइंट से निकालना है मार्जिन। कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन ये है कि ज्वाइंट से मार्जिनल फाइंड करना है। तो होगा क्या, इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस इंफिनिटी रख देंगे y की जगह पे। तो माइनस इनफिनिटी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो एम्प्टी सेट हो जाएगी। अगर आप किसी इसको माइनस इनफिनिटी रख दिया, मान लिया आपने, या आपने इसको माइनस इनफिनिटी रख दिया, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। इंफिनिटी इंफिनिटी रखेंगे, इंफिनिटी माइनस प्लस इनफिनिटी रख देंगे। हाँ, पूरा एरिया 1 हो जाएगा और देन वो y का टर्म बचेगा। सो x कॉमा y है, तो y को आप प्लस इनफिनिटी कर दो, क्या होगा? जब आप इसको खोलेंगे तो बताओ वो y लेस देन इनफिनिटी, जैसे सैंपल स्पेस, मतलब पूरे आउटकम्स आ जाएंगे, ओमेगा आ जाएगा सैंपल स्पेस, क्योंकि वैसे आउटकम जिसके करस्पॉन्डिंग y लेस देन इक्वल टू इनफिनिटी है, तो हर आउटकम के करस्पॉन्डिंग y लेस देन इनफिनिटी ही होगी, तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा, इंटरसेक्शन लोगे तो यही आ जाएगा फिर। ठीक है, क्लियर है? तो ये तरीका होगा क्या करना, मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x एंड y लेस देन प्लस इनफिनिटी, तो ये सैंपल स्पेस है, और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लोगे तो यही बचेगा, तो इसीलिए आपको इन्फिनिटी रख देना है। ओके, तो आपने देखा था मार्जिनल पीडीएफ कैसे निकालेंगे, पीएमएफ कैसे निकालेंगे, देख रहे हैं मार्जिनल सीडीएफ। सिमिलरली मार्जिनल सीडीएफ ऑफ वाई, सो दिस इज एफ वाई ऑफ वाई। सो सिमिलर वे में आप ज्वाइंट में क्या करोगे, प्लस इन्फिनिटी रख दो, है ना, ज्वाइंट में प्लस इन्फिनिटी रख दो, ये आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया। और क्या बताना था आगे? तो ये फाइंड कर लोगे ना आप लोग, इजीली फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट किसका मार्जिनल डिस्टेंस है? मार्जिनल पीएमएफ, मार्जिनल क्या? मार्जिनल एमजीएफ सर। एमजीएफ। ओके, सो जॉइंट एमजीएफ हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में, मतलब जॉइंट एमजीएफ जो था हमने उसको लिखा था एम एक्स वाई T1 कॉमा T2, ऐसे ही आप देख चुके हो, जस्ट रिपीटेशन हो रहा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर T1x प्लस T2y, तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे। सो हमें अब तो मार्जिनल चाहिए ना, ये हमने देखा था ना एग्जैक्टली। सो दिस, अब मुझे चाहिए मार्जिनल mgf ऑफ x, इसका नोटेशन mx, चलो T1 ले लेते हैं। तो सिंपली आप बताओ, यहाँ से आपको ज्वाइंट से मार्जिनल चाहिए, क्या करेंगे? T2 इक्वल टू 0 है ना, तो ये भी हमने लास्ट क्लास में बताया होगा, आपने देखा होगा कि T1, और ये आपको पहले से पता रहा होगा कि T2 को 0 रख देंगे, यहाँ 0 रख दो, तो ये वैल्यू है ना 0 हो गई, तो वही बचेगा। सिमिलरली मार्जिनल mgf ऑफ y, ठीक है, सो my ऑफ T2, सो m xy, और यहाँ क्या करोगे आप, T1 को 0, है ना, तो इस तरीके से आ जाएगा। ओके,
ठीक है अभी तक? Sir. तो हम हाँ, तो अभी तक हमने क्या किया इस चैप्टर में? हमने ज्वाइंट डिस्कस किया है और मार्जिनल डिस्कस कर लिया है। इंडिपेंडेंट मैं कल करा रहा था, बस डेफिनेशन कराया था, उसको आज कंटिन्यू कर देता हूँ इंडिपेंडेंट की थ्योरी को, है ना। सो इंडिपेंडेंट में कुछ कराया था, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था इफ एंड ओनली वाला। तो इंडिपेंडेंट वाला पार्ट कर लेते हैं और फिर कंडीशनल होगा और फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा टू वेरिएबल का ना। ओके, सो अभी पहले थोड़ा इंडिपेंडेंट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे इंडिपेंडेंट जो भी बेस्ड होगा या अब तक जो हमने किया है ज्वाइंट, मार्जिनल और इंडिपेंडेंट बेस्ड। कंडीशनल देखते हैं आज होगा और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करके फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सो इसमें ये जो चैप्टर 4 था ना लेकर रात में, यस, सो इसमें क्या है, अच्छा एक और मैं पहले जब हम एमजीएफ डिस्कस कर ही रहे थे तो मैं वो डिस्कस करता हूँ। अच्छा इंडिपेंडेंट तो पढ़ा बताया था ना, चलो इंडिपेंडेंट के बाद उसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि थ्योरम ये है, मैं आगे बात करता हूँ अभी। थ्योरम ये है कि इफ x and y are two independent random variable, रैंडम वेरिएबल थोड़ा सा कल बताया था लास्ट क्लास में, जस्ट डेफिनेशन में बताए थे क्या क्या होता है। तो वैसे ही है कि ज्वाइंट को लिख सकते हैं आप प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, चाहे वो सीडीएफ में हो, पीडीएफ में हो, पीएमएफ में हो या एमजीएफ में हो। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन था। सो इफ x and y are two independent random variables, then then mgf of x plus y is, सो लाइक हम अगर डिफाइन करें x plus y का mgf निकालना। देखो x plus y इज अ सिंगल रैंडम वेरिएबल, यू कैन रीनेम इट लाइक x plus y का नाम मैं सपोज w रख देता हूँ, तो मुझे w का mgf चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tw है ना, जैसे डेफिनेशन होता है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t x plus y एंड इसको आप ऐसा लिख सकते हो e की पावर tx इंटू e की पावर ty, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, इसको मैं एक्सपेक्टेशन को अलग अलग कब कर सकता हूं, मतलब ऐसा लिखने, ऐसा कब लिख पाएंगे, अगर इसको मैं ऐसा लिखना चाहूं तो कब लिख सकते हैं ऐसा, जब इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट जब, हाँ जब इंडिपेंडेंट होगा। तो हमने कल भी लिखा होगा अगर ऐसे इंडिपेंडेंट है तो ई एक्स वाई ई एक्स वाई, तो हमने इंडिपेंडेंट दिया हुआ है तो वो यूज कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हो एम एक्स टी और ये है एम वाई टी, टी कॉमन है, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल टी से स्टार्ट किया था। सो फाइनली आप ये देख पा रहे हैं एम एक्स प्लस वाई ऑफ टी, सो ये है। तो मेरा यहाँ स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रह गया। सो एम जी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डायरेक्टली लिखता हूँ, देन जो mgf of x plus y in terms of t is the product of mgf of xy, ठीक है। तो ये बस थ्योरम था जिसका यहाँ पे हमने प्रूफ लिखा है। कोई डाउट है इसमें? तो इसका कई जगह यूज होगा क्वेश्चन में, आप यूज कर सकते हो। चलो तो x प्लस वाई का था mgf निकालना। सिमिलरली अगर इसमें एक और कंडीशन ऐड हो जाए, मान लो कि इसमें बोलता आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, तो क्या हो जाता? सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वही है कि दोनों का पीडीएफ सेम है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो सीडीएफ सेम है, सब कुछ सेम होगा, मीन वेरिएंस है, रैंडम वेरिएबल डिफरेंट है बट दे हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, एमजीएफ भी सेम होगा फिर तो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ स्क्वायर हो जाएगा जस्ट, है ना।
सो इसमें अगर ये ऐड कर देता कि x एंड y आर IID रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो बस ये और MGF भी सेम रहेगा, तो जस्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों सेम ही होगा। तो कोई सी एक का MGF लिख के स्क्वायर कर दो, IID है तो देन MGF ऑफ x प्लस y अगर आप फाइंड करते हो तो MXT और यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये वही चीज प्रूफ ऊपर से ही आ जाएगा। ओके, तो ये MGF वाले में था इसलिए मैंने करा दिया ना, MGF टॉपिक है, इसका जनरलाइजेशन भी है, लाइक तुम इसको, मैं तो उसके लिए लिखा था, अगर मैं ऐसा बोलता कि if x and y are independent, then अगर आपसे पूछा जाए ax प्लस by का MGF क्या होगा, अब बताओ। जैसे हमने ये लिखा थ्योरम, इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये क्या होगा। इस टर्म में या फिर डायरेक्ट ऐसे बता दें? हाँ, e to the power 80 mxt MGF के टर्म, mgf जैसे ये लिखा गया है, हाँ max 80 mybt, तो यहाँ हो जाएगा mx ऑफ 80 और my ऑफ bt, जस्ट t की जगह यहाँ 80 रहेगा, इस t की जगह bt रहेगा, है ना, ये चीज है। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ क्या होगा, ax प्लस by, तो यहाँ 80 होगा, यहाँ bt होगा, बस सो डिफरेंस आएगा बस। सो ये जनरलाइज मतलब मैंने कर दिया कि लाइक ऐसा है, तो बस mx यहाँ वेरिएबल 80 bt है, ठीक है, पर देख लो। ओके, उससे पहले एक क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। लिखो तो तुम्हें डेफिनेशन तो लिखा है ना, मैं जस्ट चलो रिपीट कर देता हूँ। डेफिनेशन कोई भी एक यूज कर सकते हो तुम, है ना, डेफिनेशन तुम कोई भी एक यूज कर सकते हो। मैंने 4 लिखा था लास्ट क्लास में, x and y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, ये बताया होगा कि जॉइंट CDF जो है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल CDF, sorry y for all so अब थ्योरम के रूप में बाकी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में लिखा था ऑल 4 आर इक्विवेलेंट, तो उसी तरीके से है। इसमें क्या है कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, ये भी था कि जॉइंट MGF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल MGFs, ठीक है, इस तरीके से। एंड फिर आगे और भी लिखा था हमने, अगर डिस्क्रीट है तो PMF के केस में होगा ऐसा कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, है ना, ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं, ध्यान रखना है क्वेश्चन के। अभी जो क्वेश्चंस देखेंगे हम जैम वाले, तो आपको पता चलेगा अभी कि कैसे यूज करना है। सो इफ एंड ओनली इफ, इसमें ये था अगर डिस्क्रीट है मान लो,
are discrete independent random variable, then क्या होगा, देन आपके पास है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y, इसको आप लिखोगे x इज इक्वल टू x into y is equal to y for all x belongs to R and y belongs to R, ठीक है। देन नहीं, इफ एंड ओनली इफ ना, दोनों सेट्स ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ। सिमिलरली अगर कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ में टर्म में लिखोगे आप। थ्योरम में क्या है कि x and y are continuous independent random variable if and only if जो joint PDF है that is the product of marginal PDF। ओके तो तो ये लास्ट क्लास में कराया था ना, ये 4 रिजल्ट तो लास्ट क्लास में लिखे तो नहीं लिखे थे लास्ट क्लास में? इससे लिखा था। हाँ, ये 4 रिजल्ट लास्ट क्लास में लिखाए थे। ओके इनफैक्ट आगे ये है, जैसे मान लो कि ऐसा है if x and y are independent then लिखना हो सर, प्रोबेबिलिटी मान लो ऐसा है x belongs to A and y belongs to B, तो ये ज्वाइंट है तो यहाँ होगा ठीक है इस तरीके से। जहां पे ये है कि नॉन एम्प्टी सेट होगा, है ना, A इज नॉन एम्प्टी, B इज नॉन एम्प्टी। ऐसे थ्योरम इन्होंने ऐसा लिखा था, दैट इज बोलना एक कोशिश ये कर रहा है कि तो ऐसा लिख लो, इसका ऐसा, इसका भी इफ एंड ओनली इफ है फॉर ऑल A सबसेट ऑफ R एंड B सबसेट ऑफ R, ये इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी में ये है कि इसको ये लिख सकते हो एक थ्योरम यहाँ, मतलब हर सबसेट R के लिए ट्रू हो, हर सबसेट के लिए ट्रू हो तब तो ये इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट थ्योरम इज MGF of AX plus B को कैसे लिखेंगे? So if X and Y are independent random variable, then probability मान लो जैसे X है between A and B, comma Y है between C and D, मान लो इस तरह से है। So you can write it, क्या लिखोगे? Product simple, X A and B and probability Y C and D। ओके सो यहाँ इफ एंड ओनली नहीं लिखा क्योंकि एक स्पेशल सेट ले लिया मैंने, पर्टिकुलर सेट ले लिया हमने। हाँ जी, चैट में कोई कुछ पूछ रहा है, बताओ। तो जैसे तुमने AX का निकाला वैसे निकाल लेंगे। MGF ऑफ AX प्लस B को कैसे लिखेंगे? जैसा तुमने उसका लिखा था, क्या दिक्कत है इसमें? बताओ भाई क्या होगा?
मैं 4 ऑप्शन बना देता हूँ। e की पावर bt mx ऑफ t, ऑप्शन बी e की पावर bt mx ऑफ at, ऑप्शन सी e की पावर t mx ऑफ at प्लस b, ऑप्शन डी तुम ट्राई क्यों नहीं करते? जैसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो पहले खुद ट्राई कर लो, ट्राई कर लोगे तो क्या होगा, जब कोई बताएगा तो ज्यादा समझ आएगा कि वो कैसे, तुम कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम हुई थी। सो इस तरह से आप जब करोगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन e की पावर atx प्लस bt, इसको ब्रेक करो तो e ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ atx e की पावर bt, e की पावर bt में कोई रैंडम वेरिएबल x नहीं है तो वो इजीली तुम बाहर उसको निकाल सकते हो। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर atx, और इसको लिखेंगे mx, t के साथ a है तो at का फंक्शन होगा, ठीक है। और ये m क्या है, वेयर mx t इज mx में x का वो है mgf, तो ये हो गया, ठीक है। तो और क्या रिजल्ट रह गया, और एक और रिजल्ट दिखाया था वैसे तो, जैसे तुम लोग जानते हो क्या होगा, x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा, अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, f of x given y, x given y will be equal to what, x of x. fx of x, है ना। एंड इसमें तो ये भी लिख सकते हो f of y given x, so y given x is fx of x, सॉरी fy ना y का फंक्शन रहेगा fy of y, ठीक है। गिवन x है तो गिवन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड, अगर ये मतलब ये तो कंटिन्यूअस के लिए, अगर डिस्क्रीट है तो, है ना, और अगर डिस्क्रीट रहा तो लाइक मैं ऐसे लेता हूँ, और मैं अगर डिस्क्रीट है तो वही है x बराबर a गिवन y बराबर सम b, दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर गिवन और नॉट, वही रहेगा, ठीक है। या x बराबर x, y इज इक्वल टू y, x बराबर x, ठीक है। और भी तुम लिख सकते हो साथ में, एंड दिस, और ये भी होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू y गिवन x इज इक्वल टू x, सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, इस तरीके से, इस तरीके से, ओके। सो दीज आर सम रिजल्ट्स। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ट्राई करो। सो द क्वेश्चन इज लाइक तुम लोग डायरेक्ट इंडिपेंडेंट चेक करने को देता हूँ। जैसे शुरू में हमने एक क्वेश्चन लिखा था, तुम्हें याद होगा, f ऑफ एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, आई थिंक ये था 2 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1, यही था ना, अदरवाइज,
लेकिन स्टार्टिंग में मैंने ये यूज किया होगा एग्जाम्पल के तौर पे। सो अब आपको ये डिसाइड करना है इसमें क्या एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे देख के बता दो तुम लोग ना। ये लास्ट क्लास में किया था क्वेश्चन, आई थिंक किया था क्या? ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, तो इसमें पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो। सर उसके पहले क्लास में। अच्छा, इंडिपेंडेंस से चेक किया, तुम इंडिपेंडेंस कैसे चेक करोगे? जैसे चलो मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, ऑप्शन ए व्हाट इज द दिस, ऑप्शन बी व्हाट इज दिस। ये सब तुमने निकाल ही रखा है तुम लोगों ने, बताओ फिर दोबारा। ये पहले फाइंड कर रखा है। तीसरा एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, एंड चौथा हो गया मतलब सी और डी, एक्स एंड वाई आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंपल ये क्वेश्चन पूछ रहे, बताइए क्या करेक्ट होगा? मतलब पहले तो ये भी बताओ क्या आएगा। भाई इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ओके, क्यों नहीं होगा? मार्जिनल ऑफ एक्स आया है 2 1 माइनस एक्स, और मार्जिनल ऑफ वाई आया है 2 वाई, ओके सो इंडिपेंडेंट नहीं होगा एक्स एंड वाई। ठीक है, चेक कर लो बाकी लोग, ये भी सही है। और व्हाट अबाउट डी? डी भी नहीं होगा। हाँ डी भी नहीं होगा। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सेम पीडीएफ होगा, लाइक यहाँ 2x था, यहाँ 2y था, यहाँ 2x होता, यहाँ 2 into 1 minus x है, यहाँ 2 into 1 minus y होता। ये चीज है कि सेम वेरिएबल रखने पे सेम आंसर आ जाए, लेकिन सेम तो नहीं आएगा। तो ये भी नहीं होगा। किसी को डाउट है इसमें? ये आपने पहले फाइंड कर रखे होंगे मार्जिनल में, जब मार्जिनल आपने पढ़ा होगा। एक और क्वेश्चन लिखो, जैसे क्वेश्चन है the question is similar। चलो इसका क्वेश्चन नंबर कुछ भी लिख दो, 3 लिख देते हैं ना, क्या ही। ऐसे ऑर्डर है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिखना काफी है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इफ joint PDF of x and y is f of x, y है ना, ये है 1 plus xy upon 4 जब mod x less than 1, the x between -1 and 1 and mod y less than 1 otherwise। सो क्वेश्चन ये है आपसे कि पहला क्वेश्चन, चलो तुम x का मार्जिनल बताओ, सिमिलर क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन है fy ऑफ y बताओ। तीसरा क्वेश्चन है सिमिलर ही, मतलब a b c x and y are independent। फोर्थ क्वेश्चन इज x and y are identically distributed। ट्राई कीजिए, सब लोग का होना चाहिए। नहीं हो रहा तो बताओ कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों ने मार्जिन निकालना सीखा है। तो आप लोग बताओ क्या आंसर आएगा। एफ एक्स आया 1/2, एफ वाई आया 1/2, एफ एक्स एंड वाई मतलब 1/4 ज्वाइंट मतलब एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 से 1 में है, y वही बात तुम ऐसे लिख लो, नो प्रॉब्लम। सो यू कैन राइट mod x लेस देन 1 mod y लेस देन 1। तो ये ठीक है, ये ठीक है। c ट्रू है क्या? नहीं। नो। और d डी ट्रू है। डी ट्रू। ट्रू है। ठीक है ना, सेम वेरिएबल रखेंगे सेम आंसर आएगा। तो d ट्रू है। तो इस तरह से। और एक थ्योरम एक्चुअली क्या है कि जैसे इफ
या थोड़ा बोर्डल मेजरेबल फंक्शन का जिक्र आता है। बोर्डल मेजरेबल फंक्शन हमने बताया नहीं है ना, सो उसका जरूरत भी नहीं है एग्जाम्पल पे, बस ऐसा बता देता हूँ। x and y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। देन कोई फंक्शन ले लो x का gx, कोई फंक्शन ले लो y का hy, आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब यहाँ होता है कि एक मतलब बोलना है फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y आर इंडिपेंडेंट, ये बोलना चाह रहा है कि अगर xy इंडिपेंडेंट है तो उसका फंक्शन क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट। अच्छा, क्वेश्चन दूसरा ये पूछता हूँ कि मान लो कहीं पे xy इंडिपेंडेंट नहीं है तो gx और hy के बारे में क्या बोल सकते हो तुम लोग? नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। कुछ भी नहीं बता सकते, ये नहीं कि इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये थ्योरम बस इतना कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है xy तो उसका फंक्शन x का और y का फंक्शन जो होगा वो भी इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, तो वहां कंक्लूजन ही निकालना कि नहीं ऐसा नहीं होगा। इफ देन में क्या होता है कि इफ देन में कि इफ ट्रू है तो देन ट्रू है, इफ अगर फॉल्स है तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। ओके, जैसे तुम लोगों ने अभी सीक्वेंस सीरीज पढ़ा होगा, सीरीज पढ़ लिया क्या इसमें? नो सर, हम लोग का नहीं हुआ अभी तक। तुम लोगों ने फर्स्ट बैच में हुआ। ओके, सो वहां कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं ना, बच्चे अक्सर गलती करते हैं वहाँ पे। जैसे क्या होता है कि जस्ट मैं ऐसे ही तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है ना कि कोई सीरीज है समेशन a, मान लो n टेंड्स टू 1 से इंफिनिटी, उसमें ऐसा होता है कन्वर्जेस देन, देखो ऐसा बोल रहा है इफ दिस कन्वर्जेस देन n के बारे में क्या बोल सकते हैं, तुम लोगों को पता ही होगा। हम n के बारे में क्या कह सकते हैं? n कन्वर्ज होगा कहाँ? n टेंड्स टू इंफिनिटी। अरे कहाँ कन्वर्ज होगा, an की लिमिट क्या होगी पूछ रहा हूँ, किसी को नहीं पता है? जीरो। जीरो पे ना, इसमें ये होता है कि an कन्वर्जेस टू जीरो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। बट यहाँ क्या होता है, अब मान लो ये कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या an जीरो पे नहीं जाएगा, या तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अगर an डाइवर्जेंट है तो इसका ये मतलब नहीं कि n जीरो पे नहीं जाएगा, तब भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1/n ही है तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है, लेकिन फिर भी an तुम देखो जीरो पे जा रहा है। तो कहने का मेरा मतलब, बताने का पर्पस क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि जैसे इफ समथिंग है कोई कन्वर्ज कर रही है तो गारंटी दे रहा है इसकी, अगर ये ट्रू नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, जीरो पे नहीं भी जा सकता है, जा भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर n है, ये भी डाइवर्जेंट है बट ये जीरो पे नहीं जा रही है। और एक था समेशन 1/n, ये भी डाइवर्जेंट है, मतलब कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब ये ट्रू नहीं है। इसके केस में भी इसके केस में, लेकिन ये होल्ड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो रॉन्ग कंक्लूजन नहीं निकालने, मतलब ये है कि लाइक कोई भी, सिर्फ इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ के कोई भी क्वेश्चन किसी भी थ्योरम में ऐसा होता है कि इफ समथिंग है देन, इफ ट्रू है देन ट्रू होगा, इफ ट्रू नहीं है तो देन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके। हाँ, इससे भी और ज्यादा फैमिलियर एग्जांपल मैं दे देता हूँ। दूसरा तुम लोग जानते हो कि लाइक कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, मान लो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होता है, देन कॉन्टिन्यूअस भी होता है। अब मान लो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तुम कुछ कह सकते हो उसके बारे में, मतलब कंटिन्यूटी के बारे में कुछ को, मान लो मैं तुम्हें दे दिया कि एक फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कंटिन्यूटी के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कह सकते। वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस उसको हो भी चेक सकता है करना नहीं भी हो पड़ेगा। सकता। हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ भी है xy इंडिपेंडेंट है तो फंक्शन ऑफ xy क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब अगर xy इंडिपेंडेंट नहीं है तो तुम क्या बोल सकते हो, कम करिए ना साउंड। ठीक है, तो इसमें यह है कि कुछ नहीं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, पिछले वाला क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है। सो लिखो, अब क्वेश्चन ये है, अभी जो क्वेश्चन लिखा था मैंने, ज्वाइंट पीडीएफ है xy का 1 + xy/4 जहां mod x <1 और mod y <1 था, 0 अदरवाइज। तो मैं तुमसे अगर पूछूं यहाँ पे कि लाइक
ऐसे यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है जी इज बोरेल मेजरेबल, वो मैं पढ़ाया नहीं इसलिए जी एन एच आर बोरेल मेजरेबल फंक्शन। अभी बोरेल मेजरेबल फंक्शन क्या है, ये मेजर थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है। तो उसको तुम अभी वो सिंपल फंक्शन मान के चलो, जैसे पॉलिनोमियल टाइप का मान के चलो। ओके, तो अब तुम्हारे पास क्या है कि लाइक मैं पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, तो अभी तुमने चेक किया ही। एंड दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट, ये चेक करना है तुम्हें। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे चेक करोगे, इसका जॉइंट सीडीएफ निकाल सकते हो तुम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। एंड सर फर्स्ट ऑप्शन तो देख लिए कि मतलब एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट नहीं होगा। हाँ, तो इसके बारे में कुछ कह सकते हैं अब इस थ्योरम से? नहीं, इसके उसको तो निकालना पड़ेगा, तो वही इस थ्योरम से कुछ नहीं कह सकते, मुझे अलग से। हम्म, तो ये नहीं कि पहला गलत दूसरा भी गलत हो गया, ऐसा नहीं है, बस यही बताना चाह रहा हूँ। हम्म। तो तुम अगर चेक करोगे तो है ना, वो मैं चेक करना पड़ेगा मुझे बी वाले ट्रू है कि नहीं है, इस तरह से। सो लाइक अगर आपसे पूछा जाए है ना तो तुम इसको चेक कर सकते हैं ना, मान लो मैं सी ऑप्शन बना दूं। होगा सर, ये होगा एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है। नॉट इंडिपेंडेंट, यहाँ हो जाएगा डी मान लो। तो यही ऑप्शन बना दिया हमने सिर्फ, ठीक है ना। तो आपको चुनना है, तो जिसे पहला गलत होता ये दिखा था, ये ट्रू था। अब बीडी में एक डिसाइड करना है, सो उसके लिए कैसे डिसाइड करेंगे? ईडीएफ लगा के करें कैपिटल एफ एक्स, मतलब वो डेफिनेशन पे। तो एक्चुअली जैसे ना ट्रांसफॉर्मेशन के दो मेथड है, एक है जनरल अप्रोच जो सीडीएफ से करते हैं, दूसरा है जैकोबियन वाला। वन वेरिएबल किया था, वही चीज दो वेरिएबल में ही है। तो तुम्हें अभी यहाँ पे जैसे अभी के लिए क्वेश्चन करना है तो सीडीएफ से कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को नया नाम दिया चाहो तो देखो, जैसे मान लो मैं एक्स स्क्वायर को सपोज यू रख दिया नाम, एंड वाई स्क्वायर का नाम वी रख दिया सपोज। सो मैं ज्वाइंट निकाल रहा हूँ यू वी का, u कमा v। सो ऐसा है कि u लेस देन इक्वल टू u, डेफिनेशन पता है आपको ज्वाइंट सीडीएफ का, एंड v लेस देन इक्वल टू v यहां से है। सो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू u एंड y स्क्वायर v y स्क्वायर है ना लेस देन इक्वल टू v। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करो तो टेकिंग रूट बोथ साइड, सो व्हेन यू विल टेक रूट बोथ साइड ये हो जाएगा है ना रूट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट अंडर यू, रूट वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट वी। ठीक है, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, क्या होगा, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू रूट अंडर यू एंड मॉड वाई लेस देन इक्वल टू रूट अंडर वी। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। देखो पहली बात तो ये है, सपोर्ट अगर तुम देखोगे ज्वाइंट एक्स वाई में, तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 में थी, वाई की वैल्यू -1 से 1 में थी। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ u या एक्स स्क्वायर, कितना होगा? यस व्हाट इज द रेंज ऑफ u? रेंज ऑफ यू माइनस अंडर -√, यू है ना। नहीं जीरो से नहीं, यहाँ 0 to 1। 0 to 1, yes, 0 to 1 होगा यहाँ तो इट इज 0 to 1। सो आपका क्योंकि देख रहे हो आप x की वैल्यू -1 से 1 में, आप स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर करोगे नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से 1 में आ जाएगी। ओके, तो इसका सपोर्ट जो आएगा वो 0 से 1 में आएगा। ओके, मतलब ये u भी जो है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी, इस तरह से। अब मुझे इसको ज्वाइंट हमारे पास पीडीएफ पता है। अच्छा देखो एक में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे प्रोबेबिलिटी x, सो ये जनरल अप्रोच से करा, अभी जैकोबियन मेथड से कराऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन आगे, अभी जस्ट इस क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़े तो ये मैं कर रहा हूँ। तो माइनस रूट अंडर यू से प्लस रूट अंडर यू एंड y की वैल्यू माइनस रूट वी से प्लस रूट वी। ऊपर मॉड वाई लिख दीजिए सर। हाँ वो मॉड रह गया।
एंड v लेस देन इक्वल टू रूट अंडर v। ठीक है, अब आप ज्वाइंट पीडीएफ तो पता ही है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 4, यहाँ ले लो dx dy, एंड लिमिट x की लिमिट है माइनस रूट अंडर u से प्लस रूट अंडर u, y की है माइनस रूट अंडर v से प्लस रूट अंडर v, इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, इंटीग्रेशन है। आई थिंक ये जो एक्स वाई है ना, ऑड फंक्शन टाइप का हो जाएगा, उसमें जीरो हो जाएगा उसमें, ऑड इवन का केस बन जाएगा यहाँ तो पे। ये 1/4 पे ही सिर्फ इंटीग्रेट होगा, इसका हो जाएगा पर अंडर रूट ऑफ u बाई 2 आएगा। अंडर रूट u अंडर रूट v। अच्छा इतना क्यों ही करना, तुम यहाँ से भी कर सकते थे, इतना करने की जरूरत क्या थी। अगर तुम इतना नहीं करना चाहो सो ओके, तो ये सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। रूट u रूट v आ रहा है, तो सिंपली करोगे तो रूट अंडर u टाइम रूट अंडर v आएगा। ओके, करके देख लो, क्योंकि ये ऑड फंक्शन एक्चुअली दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लोगे आप, तो ये क्या था ना 1/4 प्लस xy/4, 1/4 प्लस xy/4, ये xy/4 जो है x के रेस्पेक्ट में भी ऑड है, तो ये इसमें जीरो हो जाएगा जब इंटीग्रेट करोगे आप। 1/4 करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2 रूट u अपॉन में 4 है, एंड देन ठीक है ना, ये टर्म खत्म। तो वैसे उसका करना है तो 2 रूट v, तो वैसे कुछ तो 2 कट गया, 2 रूट u 2 रूट v अपॉन 4 है तो कट गया वो रूट u रूट v है। आप करके देख लो, ठीक है। सो मैं वापस वैसे एक जैसा था लिखा हुआ, ब्रेक करके देख लो तुम, ठीक है, ये ऐसा है बस मैं वो बोल रहा। ओके, सो अभी क्या करते हैं, तो ये तो आपको क्या आया, ये ज्वाइंट सीडीएफ आया, इसको क्या बोलेंगे 0 से 1, v आपका 0 से 1, ये क्या है ज्वाइंट सीडीएफ। अभी जो हमने फाइंड किया वो क्या फाइंड किया है, u कॉमा v, सो दिस इज अ ज्वाइंट uv रूट में ऐसे लिख लो। सो ये ज्वाइंट सीडीएफ आ गया इस सपोर्ट पे। अगर अलग से निकालते हो, तुम अलग से निकाल के देखो, यू जस्ट फाइंड, तुम्हारा तुमने फाइंड किया था ना x का वो पीडीएफ, तो x के पीडीएफ को यूज करेंगे हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग सीडीएफ ऑफ u। सो u मींस व्हाट, u का मतलब हमने क्या लिया है, कैपिटल U लेस देन इक्वल x स्क्वायर, हाँ लेस देन इक्वल टू u। हाँ, सो ये u है, प्रोबेबिलिटी टेकिंग रूट बोथ साइड, सो दिस एंड प्रोबेबिलिटी, सो मतलब x की वैल्यू आ गई माइनस रूट अंडर u से प्लस रूट अंडर u, और हमने तो पीडीएफ निकाल ही रखा है, हाफ आया था माइनस रूट u से प्लस रूट अंडर u, तो कितना आ गया रूट अंडर u, जहां पे u की वैल्यू थी 0 से 1 के बीच, क्योंकि u x स्क्वायर है। सिमिलरली v का भी सेम आएगा, क्योंकि आईआईडी है, सॉरी आईआईडी कह रहा हूं, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि आपने लिखा था पीडीएफ सेम आया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसी तरीके से अगर मैं v का निकालता सो हमें वही मिलेगा रूट अंडर v, जहां v की वैल्यू 0 से 1 में होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या डिसाइड हुआ कि इसका प्रोडक्ट ये है, तो यहाँ से डिसाइड ये हुआ कि वी हैव ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ uv is equal to of marginal CDF of u and marginal CDF of v। ठीक है, तो xy इंडिपेंडेंट नहीं है, बट यहां से ये डिसाइड हो रहा है कि u and v आर इंडिपेंडेंट, मतलब x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट। ओके, कन्वर्स भी कन्वर्स ट्रू नहीं है ना ऑलवेज। नहीं एक्चुअली तो बोल रहा हूँ एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट होगा, एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं था तो यहाँ कुछ नहीं कह सकते हम। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो। एक्चुअली यहाँ पे ये थोड़ा सा बोरल मेजरल फंक्शन है कि एक्स
इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, विल नॉट कंसीडर। हम मोस्टली यहाँ पे जो सिंपल फंक्शन है वो कंसीडर करेंगे पॉलिनोमियल टाइप का। तो जो वेल डिफाइंड है, सो रूट एक्स विल नॉट टेक रूट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हियर, इट्स नॉट बोर्ड मेजरेबल फंक्शन, जैसे क्योंकि रूट एक्स का रेंज क्या होता है? अच्छा, रूट एक्स स्क्वायर करोगे तो रूट एक्स स्क्वायर का रेंज क्या है? अगर मैं किसी से पूछूं, जैसे तुम लोग बोल रहे हो कि ओके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ वाई स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट। ये थ्योरम है। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स लिख सकते हैं क्या, और एफ ऑफ वाई स्क्वायर को वाई लिख सकते हैं क्या? क्वेश्चन ये है। देखो मैं पूछना क्या, क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज दैट फंक्शन, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिससे ये आ जाए, मतलब एच क्या लूं ऐसा। सो व्हाट इज दैट एच? एच फंक्शन है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर को एक्स बना देगा? 1/x। अरे कैसे? रूट एक्स। रूट एक्स का रेंज क्या होता है? ग्रेटर देन 0। हाँ, बट हमारा एक्स यहाँ कहाँ से कहाँ तक था? 0 to infinity। 0 से 1 था इस क्वेश्चन माइनस में। इन्फिनिटी। अरे हमारा इस क्वेश्चन में एक्स कहाँ से कहाँ था, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे। इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से 1। 0 से -1 से 1 एक्स की वैल्यू, और y की वैल्यू -1 से 1। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, तुम अगर ऐसे लिखोगे कि ओके मान लो तुम लिखते हो h ऑफ x स्क्वायर, मतलब मैं फंक्शन ले रहा हूँ x स्क्वायर का, सो रूट अंडर x स्क्वायर, तो ये मॉड x होता है, इट इज नॉट x। ठीक है, h ऑफ y स्क्वायर तुम बोलोगे चलो रूट y स्क्वायर, दैट इज मॉड y नॉट y एग्जैक्टली, है ना, बट हमारा y था, दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ। कहने का मतलब ये है कि x एंड y are not function of x square and y square here. Why? क्योंकि इसका जो रेंज है वो 0 से 1 होगा, इसका 0 से 1 होगा, बट हमारा x तो -1 से 1 में था, so you cannot write, okay? So ये कहना चाहिए। Anyway, हमारा कंक्लूजन यही खत्म हो जाता है कि x स्क्वायर y स्क्वायर, हम क्वेश्चन जो था हमारा तो ये था, तो आंसर इज दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। सो यहाँ मैं दो चीज समझाना चाह रहा था। एक तो ये समझाना चाह रहा था कि अगर हमने थ्योरम लिखा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो हमने कहा है कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, देन एफ मतलब फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये बोलना चाह रहा हूँ, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, जरूरी नहीं एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो। इस क्वेश्चन में प्रूव किया हमने एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, बट एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं ऐसा हो हमेशा। ओके, नेक्स्ट इज सर बोलिए। सर क्या बोलते, जो आगे एक पीडीएफ लिखाया था वो 2 0 x y 1, उसका सर सीडीएफ निकले कैसे निकलेगा? मतलब अगर रेंज एक्स एंड वाई अगर इंडिपेंडेंट हुई तब तो निकालने में सीडीएफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट उसमें डिपेंडेंट है तो उसमें कैसे निकालेंगे सीडीएफ? सो एक क्वेश्चन हमारे पास है कि ज्वाइंट पीडीएफ हमारे पास ये वाला जैसे कॉमा वाई है 2 एंड यहाँ था x <y <1 एंड 0 अदरवाइज। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ x y इंडिपेंडेंट नहीं था, अभी प्रूफ किया हमने, तो व्हाट इज अ ज्वाइंट सीडीएफ? पहले तुम लोग ट्राई करके बताओ भाई। सो ज्वाइंट पीडीएफ हमारे पास है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। So joint PDF of x and y is this. Then joint CDF of x and y क्या होगा? ऑप्शन ए बताओ भाई तुम लोग पहले। मैंने करवाया भी था शुरू में, जब ज्वाइंट सीडीएफ पढ़ाया होगा स्टार्टिंग में, इसी क्वेश्चन को करवाया था।
किसी को नहीं पता, हम लोगों को जिसको जो समझ आ रहा है बताओ, जो ऑप्शन तुम्हें समझ आ रहा है। मैं ऑप्शन लिख दूंगा तो तुम बता ही दोगे, ऐसे तुम्हें फाइंड करना है। 0 ये पीडीएफ है, सीडीएफ पूछा जा रहा है। चलो पहला ऑप्शन 0, 1 1, सीडीएफ जो निकलेगा वो इसके लिए निकलेगा, जो सपोर्ट है इसको हम सपोर्ट बोलते हैं, जहां पे पीडीएफ नॉन जीरो रहता है। सर 1 1, अच्छा। एक तो मुझे ये समझाओ तुम लोग, सीडीएफ का डेरिवेटिव क्या होता है? पीडीएफ PDF तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? या 0 हो जाएगा। 0 तो क्या ये 0 दिख रहा है तुम लोगों को दोनों? और 0 ग्राफ पीडीएफ के कैसे होगा? इसको ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देन अलग अलग पार्ट में करेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा पर कैसे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है सीरीज में। 2xy minus x square. दोबारा बताओ क्या बोला? 2x 2xy minus x square. 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2xy होगा। क्या करोगे एक्चुअली, उस टाइम मैंने ऐसे ही बता दिया होगा डिफरेंशिएट करके ना, बट देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। क्योंकि सीरीज में क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग तो है ही, दोनों प्लस इनफिनिटी है तो 1 प्लस इनफिनिटी मतलब ये होता है कि जब तुम प्रॉपर वे में लिखते हो, ऐसे तुम्हारा जो जैसे 1 1 पुट करे, x को 1 y को 1, तो क्या होगा? इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे ये पूछता कि व्हाट इज सीडीएफ एट 1 1, तो क्या आएगा इस क्वेश्चन में? सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 y लेस देन इक्वल टू, ये मतलब हुआ ना, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो कैसे करोगे तुम लोग? जो जॉइंट है उसको इंटीग्रेट किसके से करना है पहले? dx मतलब पहले लिखा था, x की लिमिट क्या है 0 to y, 0 to 1 so 2
हाँ इन y की लिमिट क्या होगी? 0 to 1. y लेस देन इक्वल टू 0 to 1, तो कितनी आ जाएगी? करो इसको 2x, चेक करो 1 आएगी। सर 1 आ रही है। यस सर। बट यहाँ x को 1 y को 1 रखने पे क्या आएगी? और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे एग्जांपल था। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द CDF ऑफ XY। सो जॉइंट PDF मान लो dx dy है। सो यू हैव टू कंसीडर द सपोर्ट आल्सो। सपोर्ट इज 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1, यही ना। तो बाय डेफिनेशन this quantity is probability x less than equal to x, y less than equal to y. But capital X यहाँ पे xy में भी रिलेशन है ना। So if you see the reason, I think last time मैंने कराया था, मैं 2xy लिख दिया होगा, ऐसा कुछ किया था क्या? पता नहीं, ऐसा नहीं कराया। नहीं कराया ना। ओके, तो मतलब वही मिस्टेक सा होगा। अभी करते हैं सॉल्व। देखो, तो इसका डेफिनेशन ये है, इसको इस तरह से लिखेंगे। इस तरह जब लिखेंगे जॉइंट PDF x की लिमिट क्या लेंगे, तो हमारे पास जो सपोर्ट है वो 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1 है। इस तरह सपोर्ट है ना, y बराबर 1 है, इस तरह से। सो ये वाला रीजन है। तो वैसे तो आपको देखना पड़ेगा ना x लेस देन x, y लेस देन y, लेकिन xy में भी तो रिलेशन है ना। कैपिटल X, यहाँ xy में भी रिलेशन है कि x लेस देन y। तो यहाँ क्या सपोर्ट लोगे? पहले मैं x का ले रहा हूँ ना, x का। So you'll take limit of x. What will limit of x? 0 to y। 0 to 2y क्यों? 0 to y ना। हाँ 0 to y, yeah, you're right. No, 0 to y। हाँ समझ गया। So 0 to y, x की लिमिट है 0 to 1। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली अच्छा हम लोग वो करते हैं ना, एक मिनट 0 So to हम x लोग कर देते तो हो जाएगा सर। हाँ 0 to x लेंगे क्या y का लिमिट? 0 to x लेते हैं, लेकिन y की लिमिट 0 to x क्यों लेंगे? तो हम लोग ऐसे ही करते थे, डबल में क्या थोड़ा चेंज हो जाएगा? नहीं देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, जीरो टू वन ही होगा सर x का लिमिट ना। अरे भैया यहाँ x फिक्स नहीं है। यहाँ तुम्हें याद हो हम ऐसे करते थे, u ले लो, v ले लो, du dv। याद है कैसे सॉल्व करते हैं? हम सेम वेरिएबल नहीं लेते, फिर हमें लिमिट x की जो वैल्यू है, यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि जो x है, एक्चुअली इसका मतलब क्या मतलब हुआ कि x जो है वो 0 से ज्यादा है, x से कम है। y जो है 0 से ज्यादा है, x से y से कम है। बट यहाँ xy में भी तो रिलेशन है ना। जब तुम PDF लिखते हो uv du dv, मान लो ऐसे कर रहे हैं, सो u की लिमिट क्या है? यहाँ पे तो 0 to x है, और y क्या है? ऐसा। लेकिन इस xy में तो रिलेशन है ना। सो डिपेंड करेगा ना, व्हेन x लेस देन y, उस केस में क्या होगा। तो जब x लेस देन y है, सो व्हेन यू आर टेकिंग लिमिट विद रिस्पेक्ट टू x, you take 0 to y and then 0 to y again, तो उससे क्या आएगा? 0 to 1 ही आएगा ना सर? सर x का लिमिट वो मतलब ऐसा देते हैं जो पूरे कर्व को सर कवर करे, या
तो पूरा 0 to 1 ही कवर करेगा, ये 0 to y जो ले रहे हैं वो तो कहाँ कवर कर पा रहा है। अरे हमें ये फाइंड करना है। लेकिन वैसे डिफरेंशिएट करने से सीडीएफ नहीं आएगा ना। सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है ना। हाँ, उसे डिफरेंशिएट करने से पीडीएफ नहीं आएगा। वो आना चाहिए ना। तो यू हैव टू चेक इट। देखो यहाँ पे क्या है, ये लाइन x इक्वल टू x मान लो, बीच में कोई रैंडम लाइन बनाओ y इज इक्वल टू y। तुम ये फाइंड करना चाह रहे हो x लेस देन x, y लेस देन y, इस तरह से देखो। दिस यू वांट टू फाइंड, मान लो मैं इसको कलर करके दिखाता हूँ। सो दिस पोर्शन वी वांट टू फाइंड, या यहीं पे देखो कलर चेंज करके, कि जैसे तुम्हें ये वाले पोर्शन पे इंटीग्रेट करना है। अब देखो तुम, अब बताओ, ये लाइन ये मैंने फिक्स कर दी, y इज इक्वल टू y है, ये लाइन x इज इक्वल टू x है। सो इस पोर्शन में तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो कहां से कहां तक जाओगे अब ध्यान दो। सो अब क्लियर हो जाएगा आई थिंक। सो इसको इधर लिखता हूँ, देखो यहीं पे लिखते हैं, बेटर है। सो एफ एक्स वाई तो 2 है। अब चलो पहले मैंने डी यू डी वी लिख दिया, यूवी इसलिए लिखा हूं ताकि है ना, हमें लिमिट एक्स के टर्म में लिखना है। तो बताओ मैं अगर मतलब एक्स लिखता हूं तो यहाँ दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। तो पहले मुझे डीवी लिखना बेनिफिशियल है, डीवी डी यू। समझ रहे हो कैसे क्यों करते हो, पता है ना, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कि दो पार्ट कब होता है, जब कर्व चेंज होता है। तो सो यहाँ पे देखो मैं स्ट्रिप बना रहा हूँ, जस्ट लुक केयरफुली, ये स्ट्रिप लिया, तो बताओ इसकी लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? 0 से x तक। 0 से x तक कैसे जा रही है? 0 से y तक जा रही है ना, यू वाली स्ट्रिप ली है। वर्टिकल X वर्टिकल to y sir. X to Y. x टू y आ रहा है ना। तो ये जो लिमिट है, ये लाइन है y इज इक्वल टू वाई, ये लाइन है x इज इक्वल टू वाई, तो ये है x टू वाई। ये स्ट्रिप की बात कर रहा हूं मैं। तो ये मैंने फिक्स कर दिया y इज इक्वल टू वाई, ये फिक्स कर दिया x इक्वल टू x। x वेरिएबल है 0 से 1 के बीच का, ये 1 है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। सो सीडीएफ में क्या होता है, वो वैरी कर रहा है। तो ये हमें इस पोर्शन पे इंटीग्रेट करना था, इस पोर्शन पे करना है, इस पोर्शन पे इंटीग्रेट करना है। तो उसमें क्या है तुम्हारे पास, जब हमने स्ट्रिप कहा कि ये स्ट्रिप लो, तो ये v मतलब y के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो उसकी स्टार्ट हो रही है x2 और y। ओके, अब u पे आओ, ये स्ट्रिप कहाँ लेफ्ट मोस्ट कहाँ तक जा सकती है? लेफ्ट मोस्ट बहुत लेफ्ट आएगी ये स्ट्रिप, तो कहाँ तक आएगी? 0 और राइट मोस्ट में कहाँ तक जा सकती है? 1 तक। अरे x तक। हम लोग कहाँ खोए हुए हो, यहाँ अपर बाउंड पता है इसका, उससे आगे नहीं जाना है इसको, हम ये फाइंड कर रहे हैं। हम इंटीग्रेट हाँ। पूरे रेंज पे थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम इंटीग्रेट कर हाँ, रहे हैं कर x रहे लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू y पे। इसके पीछे x लेस देन इक्वल टू x के लेफ्ट में, y इक्वल टू y के नीचे। हम 0 से 1 में थोड़ी कर रहे हैं इंटीग्रेट, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें इसकी इस रेंज पे प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, पूरा रेंज पे थोड़ी इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमें ये फाइंड करनी है कि कैपिटल एक्स बिटवीन 0 टू स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स कोई नंबर है 0 से 1 के बीच का, मैंने ऐसे यहाँ फिक्स किया हुआ है। ये लाइन तुम्हें दिख रहा है, ये मैंने कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स लिया है, स्मॉल एक्स हमने यहाँ फिक्स किया हुआ है। वो कहीं भी हो सकता है 0 से 1 के बीच का, आर्बिट्री है वो। मुझे प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई चाहिए। स्मॉल वाई कोई नंबर है 0 से 1 के बीच का, आर्बिट्री है वो। सो मैंने अभी यहाँ फिक्स कर दिया ये कि चलो ये लाइन है y इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो मुझे इस रेंज में इंटीग्रेट था, मुझे इस पार्ट में इंटीग्रेट करना है भाई। ये लाइन x इक्वल टू इसके लेफ्ट में और इसके बॉटम में, मतलब इसके नीचे, तो ये पार्ट पे इंटीग्रेट करना है मुझे। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? सो हमने कहा कि ठीक है स्ट्रिप बना लो, तो ये कर्व है y इज इक्वल टू x। सो यहाँ v रिप्रेजेंट कर रहा है y को, u रिप्रेजेंट कर रहा है x को। सो उसकी स्ट्रिप की लिमिट कहाँ, x से स्मॉल y तक, इसलिए v लिया हमने, प्रॉब्लम ना हो। और u अब ये लेफ्ट मोस्ट में 0 तक आ सकता है, राइट मोस्ट में x तक जा सकता है। करो इसको इंटीग्रेट अब, तो क्या आंसर आएगा? 2xy minus 2x square.
ओके सो यहाँ से आ गया 0 to x, इसका आप करेंगे 2v और v की लिमिट है x to y, आगे है du। चलो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 to x, सो 2y minus 2x du, ठीक है जी, एक मिनट। सो 2y minus 2x v y minus x, बट v भी तो एक एक्सिस था, v एक्सिस कौन सा है, u v, जो x वाला है वो भी है नहीं नहीं x और वाला जो u v is y, v y एक्सिस करो, v लाइन जो है ना, अभी जो बना रहा हूँ ये u एक्सिस है, ये u एक्सिस है, ये v मान लो, ऐसा करके करो। तो इस केस में तो कहीं ना कहीं ये u v में तो रिलेशन है ना, क्या है तुम्हारे पास, ये होता है ना u लेस देन v लेस देन 1, ये भी तो है। जब v की तुम लिमिट ले रहे हो तो कहां से स्टार्ट करोगे, ओके गॉट इट। सो यहाँ पे एक्चुअली इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विथ x यू शुड स्टार्ट विथ व्हाट, v, यहाँ देखो v की लिमिट u, u, so instead of starting with x you have to start with u, start with u। ये जो लाइन तुम देख रहे थे ना, ये x इक्वल टू y होता था, अभी हमारे पास है u इज इक्वल टू v है, वो वाली लाइन है जो हम u v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग हियर, सो दिस लाइन इज x इक्वल टू y, x y के रेस्पेक्ट में, अभी हम u v वेरिएबल ले रहे हैं, सो u रिप्रेजेंटिंग x, v y, क्योंकि यहाँ लिमिट x y के टर्म में, इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं, u v, सो दिस लाइन इज u इज इक्वल टू v आल्सो, ठीक है। मैं जब दे रहा हूँ v की लिमिट तो u से y तक, ओके, एंड नाउ इट्स करेक्ट। सो अब आएगा तुम्हारे पास 2y minus 2u, yes, and when you will integrate it, तो तुम्हें से कोई कैलकुलेट किया हुआ है, इनमें से कोई ऑप्शन होगा, सो 2y as it is u and u का u square, so 0 to x, so when you simplify it क्या होगा, 2xy minus x square, है ना, आप में से कोई बताया ना ये, so this, yeah, this is the correct answer now। so CDF, अब देखो इसको चेक करेंगे क्या ये सच में CDF है, तो आप इस पे वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, सारी प्रॉपर्टी जो थी यू कैन चेक कि ऐसे CDF लिखने का स्टैंडर्ड वे है, आपको पता है कि लाइक x ये कब है, जब x की वैल्यू लेस देन y लेस देन 1 ना, एंड ये था बाद में जब इस तरह होगा 1 हो जाएगा, जब xy मोर देन 1 हो जाएगा, तो भी सपोर्ट पे ही लिखो काफी है इतना, बाकी तुम लिखोगे तो ये है ना, इसको फिर 1 लिखना पड़ेगा, केस लिखना पड़ेगा क्या है, सो x मोर देन 1, y मोर देन, ऐसा बोल दो। So finally this is the answer for the support, okay, 0 हो जाएगा जब x लेस देन 0, y लेस देन 0 मान लो है, एट द एंड 1 हो जाएगा जब दोनों 1 से ज्यादा हो जाए, तो अगर ऐसा करोगे तो 1 हो जाएगा, इस तरीके से। इनफैक्ट व्हेन ये तो होगा ही बीच में और स्टेप, बस सपोर्ट मेनली इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू एट द सपोर्ट, सो दिस इज आंसर। ये बताया था ना किसने, सही तो है। तो तुमने कैसे कैलकुलेट किया था, किसका आंसर है ये? ऐसे ही किया था सर। अच्छा इस तरीके से किया तुमने, ओके यस। ओके। तो यहाँ पे जब u v के रेस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं ना, यहाँ देखो यहाँ u v लिख दिया, so now you have u and v, so this curve is u v के रेस्पेक्ट। हाँ एक बार और समझा दीजिए। तो इसमें क्या एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि यहाँ था f of x y x, y, सो तुम x y को कुछ फिक्स करके पहले सॉल्व करो। समाज चलो मैं पुट कर दिया हाफ और 1/3, ये लोग बताओ सब लोग मुझे क्या आएगा फॉर्मूला, मतलब तुम सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। तो अगर चलो मैं सॉल्व करता हूँ, तुम्हें सीखोगे इससे क्या कहना चाह रहा हूँ। so, x लेस देन इक्वल टू हाफ एंड y लेस देन इक्वल टू 1/3, ठीक है यहाँ तक।
अब क्या हो रहा है, यही चीज मेरा इसको तुम क्या करोगे, ज्वाइंट में 2 टाइम डीवी डी यू कर लेते। देखो अब इसको जरा, सो हमारा जो सपोर्ट है ये y इज इक्वल टू एक्स है, दिस इज y इज इक्वल टू 1 है, एंड आपका फाइन। सो ये तो तुम्हें पता ही है कि दिस इज द, है ना, ये हमारा उस क्वेश्चन का सपोर्ट है। ओके, अब क्या है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चाहिए x लेस देन इक्वल टू हाफ हो, तो अब क्या करोगे तुम, यहाँ x 1 है, इधर y 1 है, तुम ढूंढोगे x कहाँ हाफ है, तो मान लो बीच में कहीं हाफ होगा, so like suppose here, so x is half here, y is half here। हालांकि मुझे x में ही हाफ की जरूरत है, बस y में जरूरत नहीं है। एक मिनट, तो x is half here, चलो x यहाँ पे हाफ है, और उस केस में y हाफ होगा, नो प्रॉब्लम। सो ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको जनरलाइज करूंगा वहां पे। देखो ये जो है हमारे पास, दिस इज x इज इक्वल टू हाफ, राइट, एंड मुझे यहाँ क्या y लेस देन इक्वल टू 1/3 चाहिए, तो y 1/3 से लेस है, तो 1 ये तो हाफ हो जाएगा, 1/3 इधर ले लो। सो दिस यू हैव y इज इक्वल टू 1/3। अब बताओ कॉमन रीजन कौन सा, इसके लिए तुम्हें देखना है कौन सा रीजन आया। सो व्हिच वन इज अ कॉमन रीजन, ये वाला, yes or no? Yes. ओके, अब इस पे तुम इंटीग्रेट करो, तो क्या करोगे, चलो मैंने वर्टिकल पहले dv ही लिया है, देखो यहाँ पे dv, अभी तो चलो v की जरूरत नहीं है, v इसलिए तो क्योंकि x y का टर्म है, मान लो dy dx, पहले y की नोट ले रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक लोगे, x2 1/3। x2 1/3। सिमिलरली जब u भी रहेगा तो ये कर्व u बराबर v हो जाएगा, तो ये होगा v की लिमिट u2 जो भी वैल्यू गिवन है, यहाँ 1/3 है, उस 1/3 का जब हमारे पास ऊपर क्या था, यहाँ पे क्या था, वहां पे उस समय स्मॉल y। सो वो तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, एंड वहां u2 1/3, u2 स्मॉल y वही लिया था, एंड स्ट्रिप लेफ्ट मोस्ट कहाँ तक आ सकती है, यहाँ पे क्या है 0 to half। 0 to half, राइट, 0 to half या 0 to हाफ क्यों होगा, ये पॉइंट देखना पड़ेगा ना, कॉमन वाला। सो 1/3, Yes. क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा x लेस देन y लेस देन 1, ये वाला रीजन भी तो है प्रॉब्लम। Okay, x वाला, ओ तो तुम्हें देखना है कि ये जो x की वैल्यू दे रखी है, दिस शुड बी स्मॉलर देन y वैल्यू, दिस यहाँ उल्टा हुआ है, लेकिन स्टिल इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने कि y की जो वैल्यू है उससे उधर ही होगी। ओके, तो यहाँ से 0 to 1/3 हो गई ना, जो भी स्मॉलर होगा उसके हिसाब से। तो अगर यहाँ पे मान लो जैसे तुम्हारा x लेस देन इक्वल टू x है, सो हमने ये फिक्स कर रखा है कि स्मॉल x इज लेस देन y लेस देन 1। ये वहां भी जब स्मॉल x था, जब स्मॉल y था, तब भी ऐसा है कि स्मॉल x इज लेस देन y रखना पड़ेगा। यहाँ मैंने वैसा लिया है, बट यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट दैट, सो वहां इस तरह का केस होगा। ओके, एंड देन यू हैव टू डू दिस, या राइट, ठीक है ठीक है। सो ये कोई केस है, मान लो y बराबर, चलो अभी मैं करूंगा आगे। सो इसको सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लोगे ना, कितना आया अब, सिंप्लीफाई कर लो इसको पहले। बस इंटीग्रेटेड, अब मैं इसको दोबारा करता हूँ ना, तो ये जिसने बताया ये करेक्ट है, बाकी गलत है। तो इसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, डिफरेंशिएट करोगे एक बार x के रेस्पेक्ट में, फिर उसी को y के रेस्पेक्ट में, तो ये आना चाहिए, तो आ जाएगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, सो मैं क्वेश्चन ये है कि इसको कर लो, उसको सिंपलीफाई करके बताओ क्या आएगा। तो अब फिर से मैं एक बार 1/9 आ रहा है सर उसको। ठीक है, 1/9। तो अब क्या है आपका कि जैसे अब ये हम डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल x स्मॉल y। देखो अभी ये समझे, स्मॉल x स्मॉल y कोई नंबर है, फिक्स नंबर है, ऐसा समझ लो।
सो इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू X, कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू Y, जैसे वहां पे 1/2 और 1/3 कर दिया था, लेकिन हमारे पास ये फिक्स है कि इस XY में ये रिलेशन है। तो तुम जब ग्राफ बनाते हो, सो दिस इज Y इज इक्वल टू X एंड हमारा ये Y इज इक्वल टू फिक्स था ऐसे, ये तो वो था रेंज है ना। अब मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो x स्मॉल कोई लाइन ड्रॉ करना है, जैसे ये लाइन है x इज इक्वल टू x का, सो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला भी यहाँ x होगा है ना, ये x है तो यहाँ भी x ही होगा, y बराबर x में बोलना चाह रहा हूँ। अगर तुम लाइन ड्रॉ करते हो दिस लाइन इज, अगर तुम ये लाइन ड्रॉ करते हो दिस लाइन कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल x, जो भी स्मॉल x यहाँ होगा क्योंकि y इज इक्वल टू x की लाइन है ना, यहाँ स्मॉल x जाएगी। एनीवे अब मैं कोई y लेता हूँ ना, तो जैसे सपोज दिस आई टेक y इज इक्वल टू स्मॉल y, तो ये तो यहाँ कोई स्मॉल y रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि व्हाट इज द कॉमन रीजन, है ना। क्वेश्चन हमारा ये है कॉमन रीजन क्या है, ना x लेस देन इक्वल टू x हो, y लेस देन इक्वल टू y, ये y इज इक्वल टू y है, ये x लेस देन इक्वल टू, सो व्हाट इज द कॉमन रीजन, और ये आपका वो सपोर्ट का ऊपर वाला पार्ट, इज इट दिस, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. सो x लेस देन इक्वल टू x है, ये लाइन x इज इक्वल टू x की है, ये लाइन है कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x की, और ये लाइन है कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y की। और हमने कहा है कि लाइक स्मॉल x इज लेस देन y, देखो स्मॉल x यहाँ है, स्मॉल y यहाँ है, क्योंकि y इज इक्वल टू x की लाइन है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा y, y, इसका कोऑर्डिनेट है x, x, स्मॉल x स्मॉल y फिक्स नंबर, ऐसा अभी अज्यूम करके चलो, सर ठीक है जी। सर यहाँ पे ग्राफ बनाते टाइम ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन क्यों बना रहे हैं? इसके लिए, इसको ड्रॉ करने के लिए, नहीं बना सकते, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, यू मे नॉट मेक, हमें हाँ वैसा नहीं, बट सपोर्ट पे मैं पहले सपोर्ट ड्रॉ कर ले रहा हूँ पूरा जॉइंट का, फिर हम उस पे जॉइंट का CDF लिख रहे हैं, जरूरत नहीं हमारे पास ये है, हाँ ठीक, हमें मेन काम का यही है, ये हमारा मेन काम का है। अब इस पे इंटीग्रेट करो आप लोग। सो अभी देखो ये जो है हाँ क्वेश्चन ये कि हम क्यों हमें अगर इसको ऐसे करेंगे, देखो जैसे अगर हम जॉइंट लिख रहे हैं, मान लो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ F U V U, V, अब मुझे UV का ग्राफ बनना चाहिए ना, अगर मैं UV के टर्म में लिख रहा हूँ, तो ये इस केस में अभी जो ये लाइन है U की लिमिट कहां से कहां तक होगी, U तो ये V, पहले V लिख लेते, चलो DV DU, DV DU, U करोगे तुम्हें दो पार्ट में करना पड़ेगा, इसलिए DV से स्टार्ट करो। सो नाउ यू हैव टू सी द लिमिट ऑफ V, ये तो XY अगर आप तुम हटा सकते ना, मान लो ये एक्चुअली इस तरह चल रहा है कि लाइक है ना, सो यू विल डू व्हाट, दिस इज U इज इक्वल टू V अभी इस केस में, ठीक है, एंड इसका ग्राफ वहां तक जा रहा है, ओके। सो UV का नाम ना, why you are making, हाँ क्वेश्चन इज why we are making graph for that, सो तुम इसको UV ऐसे कर लो, तुम इसको U रीनेम कर दो ग्राफ उसको, सो U एंड V, कैसे कन्विंस करो तुम लोगों को, तुमने कैसे कन्विंस किया खुद, किसने किया सॉल्व, रवीश ने किया था, यस सर। हाँ तुमने कैसे खुद को कन्विंस किया, मतलब कैसे सॉल्व किया तुमने, सर ये y इक्वल टू x एक्सिस है, ये u इक्वल टू v लेंगे ना आप, हाँ और फिर आप जैसे आप बता रहे हो u को x तक लेंगे और v को y तक लेंगे। हाँ तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि U की लिमिट अगर अब देखिए मान लो इसको मैं U बोल देता हूँ, इसको मैं V बोल देता हूँ, वही चीज है, सो या fxy एक्चुअली UV के टर्म में लिख रहे हैं, ओके, डमी वेरिएबल U x के प्लेस पे, V y के प्लेस पे है, जस्ट डमी वेरिएबल है, ओके। तो यहाँ पे ऐसा चल रहा है, तुम ये समझो, ठीक है। तो अब तुम जस्ट यू टेक द लिमिट, है ना, यहाँ से ये अभी U इज इक्वल टू, क्योंकि ये UV के टर्म में लिख रहे हैं लिमिट, इसीलिए सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ V, सो वी स्टार्ट विथ U
and go till small y, यहाँ भी है, and again now ये स्ट्रिप इधर आ जाएगा तो 0 से it will go till x, ठीक है। तो इट्स बेटर यू कैन रिमूव दैट, यहाँ पे ऐसे समझ लो कि u की लिमिट जो है ना, अब तुम इंटीग्रेट कर लो, यही आ गया, ये तुम्हें और थोड़ा समझना, यहाँ से आंसर यही आ जाएगा। अभी किया सॉल्व तो किया था हमने, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ये था जहाँ 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1, या तुम नहीं बनाओ, तुम सिर्फ ये बनाते हो ना, देखो। सो जो हमें ये चाहिए प्रोबेबिलिटी, हमें चाहिए x, सो बेटर है ऐसा बोल दो कि u लेस देन इक्वल टू x एंड v लेस देन इक्वल टू y। अगर मैं इस तरह से सोचूं, सो दिस लाइन इज u इज इक्वल टू v एंड ये मान लो u इज इक्वल टू x and somewhere this is v is equal to small y, ठीक है। तो उसके बाद में ना ये y इधर होगा, यहाँ x है तो x इधर है, ठीक है, ये x है और ये y है, तो x लेस देन y होनी चाहिए। स्मॉल x y स्मॉल x स्मॉल y इज अ फिक्स नंबर, ऐसा समझो। सो ओके, सो हमारा कॉमन रीजन क्या है, जिसे मैं बोल रहा हूँ ना कैपिटल u x को रिप्रेजेंट करा है, समझो। तो लेस देन इक्वल टू, सो दिस लेस देन इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू दिस, कॉमन रीजन इज। अब तुम इंटीग्रेट करो इसको इस पोर्शन पे। सो व्हेन यू आर टेकिंग द स्ट्रिप, दिस लाइन इज u इज इक्वल टू v, ऐसा समझो। सो अब तुम इसका है ना, जब तुम ले रहे हो डबल इंटीग्रेशन, तो मैं तीसरी बार बता रहा हूँ फिर से। सो f x y u v, सो dv du, ठीक है। तो v की लिमिट जो हम ले रहे हैं पहले, सो v है ना, ये u एक्सिस है और ये v एक्सिस है, ऐसे भी सोच सकते हो। सो इसका u2, ये लाइन है v इज इक्वल टू y, तो y की, ओके, और ये लाइन है कैपिटल U इज इक्वल टू x की, यहाँ से du, तो u का लिमिट होगा 0 टू x, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि राइट फिक्स्ड है, लेफ्ट तो एक दूसरे पर डिपेंड करेगा। यहाँ अगर u भी लिखना है तो u लेस देन v होनी चाहिए, तो v मोर देन u हो गया, समझ लो, ओके। ओके, इसका मतलब ये हो गया, फाइन। आई थिंक अब तुम्हें ये यहाँ से रिलेट करता है, v इज दिस। तो देखो तुम्हें यही समझना है बस, हमने इसको 3 अलग तरह की कोशिश की है, बट आंसर वही आएगा। ओके, सो दिस वे यू हैव टू डू, तुम्हें देखना है x लेस देन इक्वल टू x एंड y लेस देन इक्वल टू y। अब यहाँ तक क्या आएगा कि स्मॉल x स्मॉल y भी लेस देन इक्वल टू है। एक दो और क्वेश्चन ऐसे करके देखो तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं टाइम ज्यादा ले लिया। सो सर ये पीछे वाले में CDF में आप जब 1/2 और 1/3 रखते हैं तो लगा रही है वैल्यू, और सोल्व किया था तो लगा रही है। हाँ, एक्चुअली ये डोमेन से बाहर है, जो सपोर्ट है ना, इसको बाहर का पोर्शन हो गया ना। सपोर्ट में क्या था, x शुड बी लेस देन y, तो हमने उसको रेस्ट्रिक्ट किया। एक्चुअली दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1/3, y लेस देन इक्वल टू 1/3। ये इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू 1/3 से 1/2 जा रहे हो, so that is out of support, that is this reason, you can see this reason। चेक करो, ये था आपका x इक्वल टू 1/3 और ये लाइन है आपका x इक्वल टू 1/2। तो आपने कहा कि x लेस देन इक्वल टू 1/2, y लेस देन 1/3, और ये लाइन है y इज इक्वल टू 1/3, तो हमें इसके नीचे ही रहना है। तो हमने आपको ये एक्स्ट्रा दे दिया था। और इसमें कोई मास है क्या, इस क्लास में कोई मास होगा क्या इस रीजन में? सर नहीं होगा, बिकॉज ये सपोर्ट के बाहर है। जो सपोर्ट ज्वाइंट का था वो इतना ही था। सर बट सर इसमें तो अपन स्पेस में से कोई भी पॉइंट पुट करते हैं तो आ जाती है ना वैल्यू सर। कोई भी पॉइंट पुट करते तो वैल्यू आ जाती है ना। आप अगर -1/2 कॉमा आप इसको यूज कर कैसे, क्या कहना चाह रहे हो? यस सर, CDF में आप अगर कोई भी सीधा पॉइंट ही पुट करते हैं ना सर। हाँ, लेकिन पॉइंट पुट करते हैं, हमारा CDF क्या आया, 1 मिनट।
सो हमने ये आप लोग किया ना, सो हमारा ये है कि लाइक हमारा ये आया 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा ये सीडीएफ है व्हेन 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1। यस, अब आप क्या पुट करना चाहते हो? आप कह रहे हो कि हम पुट करें जैसे मैंने लिखा था 1/2 और 1/3 वाला ही, ठीक है? यस सर। पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर आप ये कहना चाह रहे हो -1/2 और क्या लिखना है? -1/2। ओके, तो पहले ध्यान रखना है कि ये जो x की वैल्यू हम ले रहे हैं स्मॉल x यहाँ पे, ये हाफ है, और ये स्मॉल y क्या है हमारे पास? स्मॉल x, दिस इज स्मॉल y। क्या ये सपोर्ट में है? Yes, sir. कहाँ सपोर्ट में है? नो सर। क्या हाफ लेस देन 1/3 है? No, sir. नो सर। हमारा सपोर्ट ये था ना, हमारा ये सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब जो रेंज है उस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये तो x की वैल्यू हाफ है, y की वैल्यू 1/3 है। तो अगर डायरेक्ट पुट कर देते फिर तो कुछ और हो जाता। मान लो तुमने पुट कर दिया डायरेक्टली, चलो 2 × 1/2 × 1/3 -1/4, तो आ गया 1/3 -1/4, कितना आ जाएगा? 1/12। 1/2। और वैसे क्या आया था? 1/9। कोई चेक करके देख लो। तो ये गलत है ना, ये वाला क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने सपोर्ट के बाहर वाले को भी ऐड कर दिया, या वो कर दिया ना, मतलब ये है कि सो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट दैट। देखो यहाँ पे ये मतलब है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ? आप पुट वैसे नहीं कर सकते, तो आपको ये करना पड़ेगा कि x शुड बी लेस देन y। तो हम ऐसा करें, है ना, ये वैल्यू तभी है जब ऐसा हो रहा है ज्वाइंट के, जब x लेस देन y तभी आप पुट कर सकते हो, आपको फाइंड करना पड़ेगा अलग से। सो दिस मीनिंग इज लेस देन इक्वल टू हाफ लेस देन इक्वल टू 1/3, यही ना? एंड ये लेस देन इक्वल टू हाफ है, तो मैं वही बोलूंगा कि रीजन के बाहर है। अगर आप इस रीजन को पहले ड्रॉ कर लो, चलो इस रीजन को ड्रॉ कर लो। अच्छा, कॉमन इंटरसेक्शन भी तो लेना ना आपने। सो अगर आप जैसे मैंने ड्रॉ किया था, ओके, सो हमारा ये है सपोर्ट y इज इक्वल टू 1, है ना, y इज इक्वल टू x। सो अब आप देखो अपना सपोर्ट ये है, ठीक है? इसका टोटल वेट 1 है। अगर इस इंटरवल पे आप इंटीग्रेट करते हो जॉइंट को तो 1 आएगा, ऑब्वियस आएगा। अब हमने जो दिया जरा उसको देखते हैं क्या है। हमने लिया यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू हाफ, चलो हाफ इज दिस पॉइंट, एंड y लेस देन 1/3। सो देखो ये हाफ में करस्पॉन्डिंग यहाँ हाफ मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू x की लाइन है ना, इसीलिए। सो 1/3 1/3, इधर 1/3 होगा, इधर 1/3 होगा। सो y इज 1/3, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, एंड इधर y इज x इज हाफ। तो वैसे तो अगर मैं बिना सोचे समझे लोग ड्रॉ करें तो हमारा कौन सा रीजन हो जाएगा? x लेस देन इक्वल टू हाफ, y लेस देन इक्वल टू 1/3। वैसे हम ये नहीं देखे x लेस देन y है, जस्ट इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका कॉमन इंटरसेक्शन। इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? x लेस देन हाफ ये है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ये वाला पार्ट कंसीडर करना है? क्या ये वाला पार्ट कंसीडर करना है? अच्छा, वो मैं पहले वो बोल रहा था, ऊपर वाला बोल रहा था। यस नो? नहीं No, sir. करेंगे, नहीं करेंगे। जो रेंज तो 0 से 1, मतलब ग्राफ की fx इक्वल टू लाइन दी गई है ना, y इक्वल टू fx, x इक्वल टू y, सॉरी। तो हमें इस रीजन पे काम करना है, हमें काम करना है इस, आपको देखना पड़ेगा, हमें इस रीजन पे काम करना है, बस इतना हमारा रीजन है। सो हमें इतना ही लेना है, क्योंकि हमारा यहाँ क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो x है स्मॉल x, स्मॉल y है, y लेस देन x हो गया। हमें उधर नहीं जाना आगे, हमें x लेस देन y, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट नहीं लेना है। ओके, सो दिस इज द आंसर आई थिंक। सो अब आप रेस्ट्रिक्ट कर लोगे इसको कि ओके दिस क्वांटिटी इज सेम एज 1/3, y लेस देन 1/3। इधर वेट नहीं है, जो y इज इक्वल टू x के लाइन के नीचे जो पोर्शन आ रहा है उसमें कोई वेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ सपोर्ट है। जब पीडीएफ लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं? दिस व्हेन 0 लेस देन 2 था, 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1,
एंड 0 अदरवाइज, तो वो अदरवाइज में चला गया, नीचे वाला रीजन जो अदरवाइज में चला गया। ओके तो ये आ गया और यहाँ से आप फाइंड कर लो 1/3 1/3 हो गया। 1/3 पुट करके देखते हैं क्या आता है। जिन लोगों ने कैलकुलेशन सही किया होगा चेक कर लेते हैं। 1/9 1/9 the 2 1 by तो सर इस पे क्वेश्चन कैसा है, मतलब कि ऐसा पूछ देगा हम लोग चेक करना पड़ेगा आपके लिए। नहीं इस तरह क्वेश्चन कोई जॉइंट सीडीएफ देखा आपने, कोई क्वेश्चन आया ही नहीं एग्जाम में। दिखाया था ना फर्स्ट से जब स्टार्ट किए थे कि जॉइंट सीडीएफ पे कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं सर 1/2 यहाँ पर देगा नहीं तो गलत रहेगा ना। उसको रेस्ट्रिक्ट करो, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना, वो तो कुछ भी दे देगा, हाँ हमें उसके सर हिसाब से वो करना है जी। कि यहाँ जब y 1/3 से कम है तो हमें सपोर्ट में कि x लेस देन y है, तो x को उससे कम ही होना पड़ेगा या मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, तो वो हमने इक्वल कर दिया यहाँ पे देखो। ओके अब इसकी बात कर लेते हैं -½ की। तो ऐसे आप इसमें कब पुट करोगे, जब ऐसा हो रहा होगा। अब ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। नहीं सर। नहीं सर हाँ तो आप इसे पुट नहीं कर सकते। और ऐसे भी आप देखेंगे ओके ऐसे आप ग्राफिकली देखोगे तो x की वैल्यू है -½ में, y लेस देन, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -½ y लेस देन इक्वल टू -½ तो यहाँ से देखेंगे अच्छा तो हमारा जो पीडीएफ था उसमें तो ये था कि लाइक x y मोर देन 0 y 0 1 के बीच हो और x छोटा हो y से, ये 0 1 के बीच है ही नहीं तो ये 0 हो गया, अदरवाइज में चला गया। ये सर यही पूछ रहा था मैं भी, इसका तो आप अदरवाइज केस बना रहे हैं और तब x ग्रेटर देन y हो तो उसका कोई केस नहीं बना सकते कि साथ में आप। वो भी अदरवाइज में चला गया ना, ये पार्ट हमने इग्नोर कर दिया। मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको लिखता कि मैं बीच का जो छोड़ा हूँ ना उसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो वो अदरवाइज में 0 हो गया एक्चुअली। ये जो मैं लिख रहा था ना, मैंने आपने देखा कि यहाँ से मैंने सीधा यहाँ लिख दिया, तो जो टर्म हटाया वो कहाँ गया, तो मैंने लिखा नहीं, वो 0 कर दिया उसको, एक्चुअली वो लिखना पड़ा। सो वो यहाँ पे है कि वो मैंने लिखा नहीं, वो कहाँ गया, वो 0 हुआ, वो भी अदरवाइज में गया। प्रोबेबिलिटी जब x 1/3 और 1/2 में है और जब y लेस देन इक्वल टू 1/3 है, ये मान, तो मतलब ये वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, x 1/3 1/2 के बीच है और y लेस देन 1/3 है, ये वाला रीजन की बात कर रहा हूँ। इस तरह चला गया रीजन ना, वो भी देखना पड़ेगा उसको। तो ये अदरवाइज में चला गया, x लेस देन y है यहाँ पे नहीं, ये 0 हो गया। इस तरह से कुछ मतलब ब्रेक करना पड़ेगा और शायद, तो ये 0 हो गया, ये अदरवाइज में चला गया, तो वही बोलना ये अदरवाइज हो गया और 0 हो गया। ठीक है ओके सर। हाँ तो जो एक्स्ट्रा मैंने चीजें हटाई है वो 0 हो गया, मतलब तो ये 0 + 1/9, तो यहाँ मैं लिखूंगा 0 + 1/9 तो जो कि 1/9। तो अदरवाइज में तो आपको उसके हिसाब से देखना है कि ये कब यूज करेंगे जब ऐसा होगा, बाकी रीजन से पीडीएफ से ही। तो इसलिए पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ देखना आपको पड़ेगा, पीडीएफ से हो जाएगा। तो इसमें कोई जैम में क्वेश्चन आया ही नहीं है, मैं ढूंढ रहा था स्टार्टिंग में ना कि लाइक कोई क्वेश्चन हो जिससे हम आइडिया ले कैसे क्वेश्चन आते हैं जैम। जैसे हमने ज्वाइंट सीडीएफ तुम और देखो, तो आज हमने कुछ थ्योरी ज्यादा तो किए नहीं, बट इंडिपेंडेंट पे हम देख रहे थे। आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटर बताया था लास्ट क्लास में, तो ठीक है। हाँ एक्चुअली एक और कॉन्सेप्ट था, आपको कल ही बताना पड़ेगा। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, एक होता है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का, जैसे उसमें था इवेंट का था, एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है तो आज तो चलो लेट हो गया काफी, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ये एक तो रह गया, और क्या रह गया इस चैप्टर में, एक ट्रांसफॉर्मेशन रह गया, कंडीशनल रह गया। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 वेरिएबल रैंडम वेरिएबल या 2 और मोर रैंडम वेरिएबल। अभी कंडीशनल स्टार्ट करना था वो कर नहीं पाए, कंडीशनल हो गया। रिग्रेस कोरिलेशन बताया, उसको क्वेश्चंस कराना पड़ेगा, वेरिएंस कोरिलेशन, कोवेरिएंस और कोरिलेशन पे क्वेश्चंस एग्जाम में इस बार भी आए, कोरिलेशन का इंटरप्रिटेशन भी कि क्या मतलब है, तो ये सब है। कोई नेक्स्ट क्लास में करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कल ही क्लास है ना शाम को, फिर
पहले कंडीशनल कोवेरिएंस, लास्ट में ही कराऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे लास्ट में कराएंगे चैप्टर के। तो यही खत्म हो जाएगा। मैं कंटेंट एक बार देख लेता हूँ, वैसे क्लास तो हो ही गया, बस इसमें ये है कि जो चैप्टर 4 वीकर की क्या है, मल्टीपल रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट, फिर फंक्शन, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, मोमेंट्स हमने डिस्कस किया था, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो सैम्पलिंग में भी आएगा, तो बस ठीक है, इतना कर लेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा। फिर हम तो इससे फर्स्ट 5 चैप्टर वीकर का हो जाएगा ना, तो ये 1-2 क्लास में लगेगा, इस वीक में हो जाएगा खत्म। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वही आगे जो भी है लिमिट थ्योरम एंड ऑल। ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट।